सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। सिविल बालादस्ती की बड़ी बड़ी बातें, वो फिल्मी डायलॉग जो आज से पहले सुनने में आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हवा हो गए। धड़म तख्ता हुआ उन नारों का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की जानिब से गाहे बगाए सिविलियन बालादस्ती के हवाले से हमें सुनाई दिया करते थे। फाइनली नून लीग और पीपल्स पार्टी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की हिमायत पर आमादा हो गई। गोया बहुत बड़ा तीर मारा मेरी सरकार ने। हालांकि ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी पार्टी जरा सा भी चूं या चरा करने की पोजीशन में होती तो वो खबर होती। ये खबर तो कोई खबर ना हुई। लेकिन बहरहाल आज मौजूद गुफ्तगू यही है। नून लीग का शेर जो था, जिस पर चढ़ करके कायदीन नून लीग की सवारी किया करते थे, जमहूरियत खेला करते थे, वो शेर सबसे पहले इस तरमीमी बिल के सामने ढेर हुआ। बताया जा रहा है कि तरमीम को लंदन में मौजूद क़यादत की ताईद भी हासिल है। गोया ताईद ना करने की पोजीशन में थी नून लीग की क़यादत। आखिरकार मतलब कोई पाकिस्तान का पहला मेडिकल एनआरओ लेकर के तारीख में अपना नाम रकम कराया जी। अब जब तक अपनी बारी नहीं आती तब तक वहीं रहेंगे, उसके बाद फिर आएंगे, फिर आवाम के सरों पर आकर के मुसल्लत हो जाएंगे और उसके बाद हम और आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के खेल में खो जाएंगे। नून लीग का कहना है कि आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़े बनाने नहीं चाहते। सुभान अल्लाह। गोया कि आप ऐसा करने की, आप या कोई भी ऐसा करने की पोजीशन में है इस मुमलिकत खुदादात में? हो नहीं सकता मेरे सरकार, हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा टाइम लगाया ये बताने के लिए कि देखो हम में थोड़ा बहुत दमखम है, हालांकि अंदर का हाल जितना पतना है वो अल्लाह भी जानता है, मैं भी और आप भी। लेकिन वो गिरा तो हूं लेकिन टांग ऊपर रखूंगा वाली बात बिलावल साहब ने थोड़ा सा लहतोलाल से काम लिया। फरमाते हैं तरमीम के लिए पार्लिमानी कवायद को बरूए कार लाया जाए। ना कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, सनू की करना तो वही है। रस्मी कार्रवाई कल पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाएगी। वजीर आजम साहब, हालांकि यह भी कोई खबर नहीं है, वजीर आजम को कल जाना ही है, प्रोटोकॉल के तहत वजीर आजम को जाना ही है। वजीर आजम साहब भी कल, फाइनली कल वो तारीखी दिन है जब कौमी असम्बली में दर्शन देंगे। ब्रैकेट में जाहिर है, आप समझ ही सकते हैं। इससे पहले कि मैं अगले मौजू पे जाऊं, इसी मौजू से मुंसलिक एक खबर। वजीर आजम मौसूफ फरमाते हैं कि लेजेंड अदाकार देवानंद ने मुझे फिल्म में काम करने की पेशकश की थी। फिल्में भी बढ़ के ही मारनी होती है ना सर, यह धंधा भी खूब चलता। अगले टॉपिक पे कूदता हूं। मुत्तहदा किसकी, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में मुत्तहदा को किराए पे लेने की रस्साकशी जो है वो उरूज पे है। हुब्बे अली ना सही बुग़्ज़े मुआविया में अल्लाह ने चाहा तो आने वाले कुछ दिनों में यह खेल भी तमाम हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत जल्द ही बहादुराबाद मरकज़ MQM पाकिस्तान के साथ मुलाकात का शौक़ पूरा करेगी। मुत्तहदा को कुछ झांसे दिए जाएंगे, कुछ लॉलीपॉप्स दी जाएंगी। भुट्टो वाले मुत्तहदा को नए बल्दियाती एक्ट का लॉलीपॉप देने को तैयार। मेयर चेयरमैन को इंतजामी और माली इख्तियारात भी सौंपे जाने का इम्कान। बहुत देर की मेहरबान आते आते। असद उमर साहब फरमाते हैं कि मुत्तहदा को पीपल्स पार्टी की पेशकश डूबती सियासत बचाने की कोशिश है। गोया आप ये कोशिश फी सबीलिल्लाह और अवाम उन्नास के वसी तर मफाद में ही कर रहे हैं। हुजूर आपका इरादा भी कुछ ऐसा ही है। आपकी डोलती डूबती सिसकती तड़पती लूली लंगड़ी काणी अंधी भेड़ी नैया को भी वही मुत्तहदा वालों का थोड़ा सा आसरा ही है। अगर सरक गए तो फिर सीवी लेकर के इधर उधर घूम रहे होंगे, तो जरा ख्याल कीजिए।
वज़ीर मौसूफ फरमाते हैं कि वफाक ने कराची को बराह रास्त फंड्स जारी कर दिए। मजीद फरमाते हैं कि तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज़ कर दिया गया है। मैंने तो खूब सोचा, मुझे समझ में नहीं आया। वज़ीर मौसूफ ही बताएंगे कौन से तरक्याती काम कौन करा रहा है, कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि जिस कराची से उठ के मैं जिस कराची में आके बैठा हूँ और यहाँ से बैठ करके मैं जिन कराची वालों से मुखातिब हूँ, वहाँ तो धड़म तख्ता हो चुका। ताहम पीटीआई वाला होने का सबूत देते हुए उन्होंने तरक्याती मंसूबों की डेडलाइन तकमील की का कोई मुअय्यना वक्त देने से मना फरमा दिया। ताहम उन्होंने ये शगुफा भी छोड़ा कि वज़ीर आज़म फरवरी में इन मंसूबों को इफ्तिताह करेंगे। बताइए, मुत्तहदा डबल विकेट पर खेलने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से एक मरतबा फिर पूरी तरह से तैयार है। और आज मुझे अपने उस मरहूम दोस्त का वो कौल, वो बड़ा कहना मुझे याद आ रहा है, जो मेरे बारे में अक्सर कहा करता था कि अल्लाह ताला शक्र खोरे को शक्र देता है। मुत्तहदा को भी शक्कर या गुड़ जो भी है वो अनकरीब मिला ही चाहता है, एक ज़रा तवक्कुफ़। लेकिन वो भैये वो अपने तौर पर महाजिर वो खुश ना हो, उनके लिए इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है। कराची के लिए तरक्याती फंड्स, कराची के लिए पैकेज, मैं भी देखता हूँ, मैं भी इसी कराची में पैदा हुआ हूँ, मैं भी इसी कराची में अगले साल अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगले साल के बल्कि साल तो आ गया यार, फरवरी में 42 साल का इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो ही जाऊँगा। मैं भी देखता हूँ कौन से कराची का भला हो जाएगा, कौन सा महाजिर जो है वो उसकी फलाह बहबूद में ये रकम इस्तेमाल होगी। अब ये देखना है कि कौन होगा मुत्तहदा का नया हलीफ। मेरे साथ मौजूद मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और आजिज़ धामरा साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। आज ये वक्त नहीं कि मैं मोहतरमा उज़्मा कारदार के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में पहले जाऊँ। आज वक्त है पहले मुस्लिम लीग नवाज़ के पास जाने का। हुजूर वाला गोया ये कोई खबर ही थी, गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। जाहिर है, मतलब पहला मेडिकल एनआरओ लेने वालों में आप ही हैं, कायदीन भी जा कर के, और वो वहाँ लंदन में पंखा चल रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब भी अनका हो गई, और भी कुछ लोग जो हैं वो टिकट कटा चुके हैं। आप जैसे माशाल्लाह कुछ बहादुर लोगों को छोड़ रखा है कि यहाँ बैठ कर के पब्लिक से टाइम पास करते रहें, उनको ये बताते रहें कि नून लीग स्टिल मैदान में मौजूद है। हालांकि अल्लाह भी जानता है, आप भी जानते हैं, और मैं तो जानता ही हूँ कि ऐसा है नहीं। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आरफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टीवी चैनल का, और आपकी फ़हम फ़रासत पर आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और क्योंकि साल का आगाज़ हो चुका है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपका पॉइंट है बड़ा वैलिड है। लेकिन इशू ये है कि इस नालायक हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को नई बात नहीं है। आज भी हमारे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब अंदर हैं, कोई करप्शन नहीं, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। भाई एक सिटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना है, उसमें फेडरल मिनिस्टर का क्या रोल है, जो कि 2009 से जो पार्टी के दौर से वो स्पोर्ट्स क्लब शुरू हुआ था। आज भी शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ़्तार हैं, आज भी हमज़ा शबाज शरीफ गिरफ़्तार हैं, ख्वाजा साद रफ़ी गिरफ़्तार हैं, ख्वाजा सुलेमान गिरफ़्तार हैं, और पॉलिटिकल वर्कर को थ्रेड किया जा रहा है। 6 माह के बाद राना सनाउल्लाह खान छूटे हैं, और आज आधा दिन फिर नैब ने बिठाए रखा, और कल शाम को नोटिस भेजा है फैसलाबाद। वो 5 दिन फैसलाबाद रहने के बाद, क्योंकि लाहौर आ चुके थे अपने घर, यहाँ पर नोटिस उनको नहीं दिया, फैसलाबाद दिया है। जो नोटिस वहाँ पर रात को पहुँचा है और सुबह राना सनाउल्लाह खान साहब को मिला, तो बिल्कुल आज वो खुद गए। और अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ, आपने जो बात की, बिल्कुल हमारे कैद मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब जेल में थे जब कश्मीर इशू की बात हुई, जब इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है, इंडिया काज की बात हुई, और अफवाज पाकिस्तान जो बहादुर बेटे बंदूक को सर्दी की शिद्दत में उठा कर हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। ये आर्मी एक्ट जो है ये फ़र्द वाहद के लिए नहीं है, ये आर्मी एक्ट रूल्स जो हैं
मैं समझता हूँ कि स्टेट के जो कवानीन है 1973 के मुताबिक उसमें अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट में आ रही है। हम ये कोई हुकूमती बिल नहीं है कि हुकूमत ला रही है या पीटीआई बिल ला रही है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट में एक चीज़ आ रही है जो ऑर्डिनेंस इस हुकूमत ने इशू किया और हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ऑर्डिनेंस जो है ये पार्लियामेंट में आना चाहिए, क्योंकि आर्मी एक्ट पर मैं समझता हूं कि तमाम पार्टीज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव माइंड रखती हैं। और बिल्कुल हमारी आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें डिस्कशन हुई है, इख्तिलाफ़ राय था, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी लीडरशिप का जो ये फैसला है कि पार्लियामेंट में हम बिल्कुल बैठकर उस पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं है कि मियां नवाज साहब को मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया और लाहौर हाई कोर्ट ने। हमें ना किसी हुकूमत का एनआरओ चाहिए, ना हमें ज़रूरत है। मियां नवाज साहब जेल भुगत रहे थे और जब उनकी सेहत अल्लाह ताला ठीक करे, वो ठीक होंगे और डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो वो वापस आएंगे। और उसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारी मोस्टली जो लीडरशिप है वो जेल में हैं। और इशू ये है कि आज आप इमरान खान साहब का खुतबा देखें, जो वो नैब ऑर्डिनेंस पे खुतबा दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि खान साहब को तो अब एक लेक्चरार के तौर पर ड्यूटी देनी चाहिए कि उन्होंने डेली 1 घंटे का लेक्चर देना है, लेकिन असल फैक्ट्स एंड फिगर को नहीं देखते कि आज जो पाकिस्तान की सरहदों। पहले मैं जाऊं उज़मा कारदार साहिबा के पास। उज़मा कारदार साहिबा हमारे नाजरीन के लिए कोई नया चेहरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बसीरत सब पर आया है, इन्वर्टेड कॉमास में। अल्लाह का शुक्र है जब भी मेरे शो में जलवगर होती हैं कम से कम 2 दिन तक सोशल मीडिया पर मेरा प्रोग्राम छाया हुआ होता है। ये अलग बात है कि लोगों को सवालात के जवाबात नहीं मिलते। मैं पूछता नाम हूँ, बताती शनाख्ती कार्ड का नंबर है, मैं पूछता हूँ कि आपकी रहाइश कहाँ है, वो मुझे बता रही होती हैं कि पेरिस जो है वो बड़ा एक पुरफज़ा मकाम है। लेकिन बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद भी मुझ जैसे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने एंकर के साथ वो आती हैं, हमारे प्रोग्राम में जलवागर होती हैं और हमारा थोड़ा सा जो है वो इसको कहते हैं कि प्रोग्राम में थोड़ा सा कलर आ जाते हैं। मैं मोहतरमा का मशकूर हूँ मैडम, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन मैडम कल फाइनली वज़ीर आज़म साहब दर्शन देने जा रहे हैं, मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी बिलावजह अपने सारे मामूलात को डिस्टर्ब करके? कल सुबह जल्दी उठेंगे, उसके बाद पता नहीं कितने मामलात इधर उधर हो जाएंगे, फिर जा कर के कौमी असम्बली में। लेकिन कुछ दिलजलों का कहना है कि कल तो वज़ीर आज़म साहब को अपनी मौजूदगी को बहसियत वज़ीर आज़म अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करने के लिए वहाँ जाना ही था। हालांकि मेरा इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहेंगी आप, ज़रा कुछ कहिए। जी नूरुल आरिफीन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम की रौनक कहा, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आपको बड़ा गिला है कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा गिला है। स्टार्ट आप ए से करते हैं और सवाल आप मुझे जेड का पूछते हैं, तो ए और जेड के दरमियान जो फासला है जाहिर है उसके बीच में भी बहुत कुछ कहने के लिए होता है, तो फिर मैं थोड़ा सा आपसे लिबर्टी लेती हूँ और मैं वो सारी बातें जो है ना वो भी बीच में शामिल करने की कोशिश करती हूँ। आपका इंट्रो सुन के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, आपने तो पूरा दरिया कुज़े में बंद कर दिया। ये बेचारे जो राना अरशद साहब हैं, मुझे बड़ा इनसे हमदर्दी है। इनके जो शरीफ हुक्मरान जो इनके बादशाह हैं वो इनको लावारिस छोड़ के और वोट को इज्जत देने का मांत्रा पढ़ते पढ़ते सारे बाहर चले गए हैं। सारे उनके ख़ानदान, उनके दोते पोते सारा वोट को इज्जत मिलते मिलते नोट को इज्जत मिल गई। पार्टी लंदन में कर रहे हैं और नहीं, और यहाँ पे इन कौम को बेचारों को सड़कों पे रुलने के लिए, और हाँ आप तो इनकी जायदादें बचाने के लिए ये इन बेचारों को उल्टा लटक के तो उनको दफा करना पड़ता है। पता नहीं कब तक बोझ संभालेंगे उनकी करप्शन का। बहरहाल मैं आपके अब सवाल पे आती हूँ। आज मैं आपको तशना नहीं छोड़ूंगी, मैं आज आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगी। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर जब आए थे उनका पक्का इरादा था कि वो रेगुलरली जाएंगे नेशनल असेंबली में, क्योंकि पार्लियामान जो है सुप्रीम होता है और हम सबको बहुत उसकी इज्जत है। सारे आपके मुल्क के कवानीन वहाँ पे बनते हैं। अब हुआ क्या,
वो जब आए हैं पहले दिन, अभी उन्होंने जब उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला, अभी उन्होंने पहली तकरीर शुरू नहीं की थी तो आपने देखा कि कैसा तूफान बदतमीजी उठा वहां पे और वो बकायदा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उन्होंने ऐसे घेराव किया जैसे पता नहीं वो खा जाने वाले उनको हैं। बड़ी मुश्किल से दीवार बना के हमने, बल्कि आप अगर वो क्लिप चला दें तो लोगों को पता चल जाएगा कि इन्होंने कितनी इज्जत और तकरीम दी प्राइम मिनिस्टर को जब वो अपना वहाँ पे पहली तकरीर कर रहे थे। अब अगर आप उनका देखें, वो आपके मुल्क के वजीर आज़म है, उनका भी इस्तेहकाक है। अगर वो ऐवान में आते हैं तो जिस तरह हम सारों को का एक इस्तेहकाक है कि हमारी बात सुनी जाए और आगे से हमें जवाब भी मुतमईन करने वाला मिले, तो ये उनका भी एक इस्तेहकाक है कि आप उनको भी सुने। उसके बाद आपने अगर कोई प्रोटेस्ट करना है या कोई बात, जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को 2-2, 3-3 घंटे हमने सुना, यानी कि उनकी ना कोई उस वक्त कोई कमर की दर्द थी ना कोई और मसला था, फिर भी हमने सुना क्योंकि वो भी एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर है नेशनल असेंबली के। अब जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो मैं इनसे ऑपोजिशन से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कोई डिकोरम नहीं है, आपको कोई पता नहीं है कि कोई कायदा कानून है जिसके मुताबिक एक दूसरे की बात सुनाई जाती है, और जो स्पीकर हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, अगर वो आपको बार बार तंबी करें कि भाई आप आराम से बैठें, आपकी बारी पे आपको पूरा मौका दिया जाएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है क्योंकि आप ऑल्दो आप से बात करके मुझे वाकई रोशनी मिल रही है। एक अब कल अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, अपने आप को वो अंधा महसूस कर रहा हूं जिससे आपसे बात करने से पहले बसारत मुयस्सर नहीं थी। आपसे बात करके मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे मुल्क पर पहला एक ही प्राइम मिनिस्टर आसमान से गिरा है और वो है इमरान अहमद खान न्याजी। उससे पहले जितने आए थे वो सब इल्ला माज़ल्ला कुछ ऐसे ही काउंसिलर टाइप चीज थे। इससे पहले मियां नवाज शरीफ के साथ नाम ले करके जो कुछ किया गया वो वजीर आजम का प्रोटोकॉल था। इससे पहले पार्लियामेंट पे जो लानतें भेजी जाती रही कंटेनर पे खड़े होके, वो भी मेरा ख्याल है किसी और ने किया होगा। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त है, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे आजिज द ग्रेट धामरा साहब आज फाइनली मौजूद हैं। आजिज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाला मिजाज बखैर हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन सर ये क्या हो गया, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल मतलब हरा हो गया? सर ये मुझे बताइएगा, ये सिविलियन बालादस्ती का चूरन बेचते बेचते अचानक ये इतना चौरंगी घूम करके और आपने इतना राउंड अबाउट घूमा, इतना सब कुछ करने के बाद और फिर फाइनली मतलब आप मान ही गए, गोया कि आप ना मानने की पोजीशन में थे। मतलब सर ये थोड़ा सा ज्यादती नहीं की? मतलब मानना ही है तो ठीक है, फौरन फट से मान जाओ। जैसे नून लीग ने अच्छे बच्चों की तरह सर झुका दिया, उसी तरह से आपने भी, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाइम गेन करके आपने पब्लिक को थोड़ा सा या कुछ करंट अफेयर एंकराने कराम को थोड़ा सा उनको बना लिया हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताते हुए मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं बना। कैसी रही? बस मैं अभी बात करूं? जनाब मेरे कान तरस रहे हैं आपके कुछ सुनने के लिए। नहीं, मैंने कहा कि शायद आप अभी बात कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं अपना। देखें नूरुल आरफीन, इशू ये है कि पार्लियामेंट और हुकूमत ये दोनों अलग चीजें हैं, इनको मिक्स न किया जाए। और दूसरी बात कि जिस आप आर्मी चीफ की तोफ़ी की बात कर रहे हैं, आपको किसने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर आने वाली किसी भी कानून साजी में किसी को ये जवाब दे दिया हो कि हम बात नहीं करेंगे? और दूसरी बात, सबसे ज्यादा अगर इस कानून साजी में कोई परेशानी हो रही है तो वो हुकूमत को हो रही है, क्योंकि हुकूमत ने डे 1 से कंट्रोवर्शियल कर दिया था इस इदारे को और इस जो अपॉइंटमेंट है उसको। वरना 4 दिन आपने अपोजिशन को देखा कि इनकी मुसलसल नालायकी हो, कोताही हो या जानबूझ के इन्होंने जो रगड़ा दिया था 4 दिन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मतलब पूरी लॉ मिनिस्ट्री, पूरी काबीना के अंदर और पूरी हुकूमत को ये मालूम नहीं हो रहा था कि 3 लाइन की पैरा किस तरह लिखी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट बार बार डिक्टेशन दे रही थी और जिस तरह बच्चे को ट्यूशन दी जाती है इस तरह वो कह रही थी कि बाबा इस तरीके की वर्डिंग लिख के आओ, मगर इन्होंने 4 दिन तक 3 लाइन की पैरा नहीं लिख सके और बिलाखिर पार्लियामेंट के पास ये भेजा गया मसला। तो हुकूमत परेशान है, तो जो काम वो करना नहीं चाह रही थी वो पार्लियामेंट शायद करने जा रही है।
या सुप्रीम कोर्ट ने वो माहौल पैदा करवा दिया कि ये फैसला पार्लियामेंट को भेज दिया। अब जहां तक बात है कि पार्लियामेंट के अंदर खासतौर पर मैं पीपुल्स पार्टी की बात करूंगा कि हमने डे वन से नेशनल असेंबली में जो पहली स्पीच थी जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उन्होंने ये इन हुक्मरानों को कहा था कि देखिए जी 100 दिन का जो आपने टारगेट रखा है ये बच्चों का खेल नहीं है, ये हुकूमतें हैं। अभी तो मैं कहता हूं कि आप मुझसे और PMLN से कोई सवाल ना करें, इनसे जो इमरान खान के साबका जो बयानात हैं उनके क्लिप चलवा के दिखाएं, वो सारी अपोजिशन वो खुद उनके बयानात कर रहे होंगे। मौजूदा हुकूमत, मौजूदा इमरान न्याजी की अपोजिशन के इमरान न्याजी थी। तो पीपुल्स पार्टी ने आज इनकी कमेटी मिली है और ये अपोजिशन की कामयाबी हुई है कि जो हुक्मरान और जो हुकूमत अपोजिशन को माफिया कहती रही, अपोजिशन को गालियां देती रही और उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आज वो हुकूमत इन पार्टियों से बात करने पे मजबूर हुई है। तो मैंने कहा कि कमजोर हुकूमत हुई है, दिल से ये राजी नहीं है, मगर पीपुल्स पार्टी इस मसूदे को पढ़ेगी, उस पर डिस्कस होगी, पार्लियामानी पार्टी पढ़ेगी। इससे पहले भी इसी हुकूमत के अंदर आपने देखा कि यमन के हवाले से जो करारदाद आई थी, हमने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और हमने उस करारदाद को यूनानिमसली पास किया। तो बहुत सारे ऐसी कानून साजी, और ये हुकूमत की कानून साजी नहीं है, ये एक इदारे के हवाले से है, इन फ्यूचर प्लान है, उससे बात होगी। अब सुबह जब हमारी लीडरशिप इसको देखेगी, पार्लियामानी पार्टी बैठेगी, तो हो सकता है इसमें पीपुल्स पार्टी अपनी अमेंडमेंट दे, ये कबल इस वक्त बात है। दुरुस्त है आजिज़ धामरा साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ़ फरमाइएगा क्योंकि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू आपसे डिस्कस करना है और वो है पीपल्स पार्टी का और मुत्तहदा का अगर किसी किस्म का कोई मुमकिन कोalition हो सकता है, उसके हवाले से ज़ाहिर है आप ही हमें उसके बारे में आगाह कर सकेंगे। मैं राना अरशद साहब के पास जाने की कोशिश करूँगा। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइएगा जनाब, फाइनली अब ये तरमीम जो है उसका मुसव्वदा कल पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाने वाला है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर उम्मीद है, करीन क़यास किया जा रहा है कि ये तरमीम जो है वो पास हो जाएगी। देन व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्या देखते हैं आप? नूरुल आरिफीन साहब, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हालात हैं, जो LOC की पोजीशन है, जो हमारी नालायक हुकूमत की वजह से कश्मीर काज डैमेज हुआ है, कि वो खान साहब जब अमेरिका से वापस आए थे तो रात को इस्लामाबाद 2:30 बजे उन्होंने खुतबा देते हुए कहा था कि एक कप था 92 का वर्ल्ड कप और एक मैं आज जीत के आया हूँ। और उसके फ़ौरन बाद 5 अगस्त को वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है और 5 से 6 माह होने को करीब हैं। फिर खान साहब परसों फरमा रहे थे कि हमारे कश्मीर पर खदशा है कि इंडिया हमला ना कर दे। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि जो हमारे बॉर्डर पर लड़ने वाला बहादुर कौम का बेटा है, फ़ौज पाकिस्तान का बेटा है, उसके मराल को हमको मिलकर बुलंद करना है। बिल्कुल हमारे तहफ़्ज़ात हैं, हम गवर्नमेंट के साथ किसी सूरत बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर बात की थी, जो 19 गालबन जुलाई को बात की थी बजट के फ़ौरन बाद, कि हम मसाके माशियत करने के लिए तैयार हैं ताकि डॉलर की उड़ान को कंट्रोल किया जाए, महंगाई बेरोज़गारी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन नया साल आया और बादशाह सलामत फरमा रहे थे कि माशियत बेहतर हो गई है, लिहाजा पेट्रोल महंगा कर दिया गया और गरीब के लिए जो मिट्टी का तेल है वो 3 रुपये 10 पैसे महंगा कर दिया गया। फिर और क्या गुल खिलाया कि चने की दाल 40 रुपये महंगी होकर लाहौर के यूटिलिटी स्टोर पर 162 रुपये रेट हो चुके हैं। और बिजली कल फिर 1 रुपये 56 पैसे महंगी हुई। 4 दिन पहले आपकी के इलेक्ट्रिक देखें कि 4.5 रुपये परसों महंगी होती है। और साहब, राना अरशद साहब, साहिबा, थोड़ा सा तवक्कुफ, उसके बाद इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम, ये मुत्तहदा को इन्वर्टेड कॉमास में अपनाने की जो सही इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रही है, आपके ख्याल में आखिरी फतह किसकी होगी? कौन ज़्यादा अच्छी ऑफ़र पेश कर सकता है मुत्तहदा को? कौन मुत्तहदा को ज़्यादा अच्छे तरह से
इन्वर्टेड कॉमास में मना सकता है? आपके ख्याल में क्या इस एक वक्त में कि जब बारात आधी से ज़्यादा पौनी तकरीबन तेल हो चुकी है, इस वक्त मुत्तहदा को नए बल्दियाती एक्ट और इख्तियारात और फलाना ठिकाना से राम किया जा सकता है, या हालात के शिकंजे में कसी मुत्तहदा बहरहाल घिसट घिसट के अब इतनी अक्लमंद तो हो ही चुकी है कि उसे पता है कि किसकी तरफ जो है वो जाना चाहिए? क्या फरमाएंगी मैडम? देखें, MQM हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं और वो इतने कोई बेवकूफ़ और बच्चे नहीं हैं जो ये बिलावल सा जो इस वक्त एक ज़ुबान से तो कहता है कि जी हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं और साथ ही फिर वो जमहूरियत में हर किस्म की ब्लैकमेलिंग और मिनिस्ट्री दे देंगे और फलाना दे देंगे। पूरी दुनिया को पता है और सबसे ज़्यादा तो मुत्तहदा को पता है कि 12 साल से ये सिंध में इनकी हुकूमत है। अगर इन्होंने कराची में और हैदराबाद में कुछ करना होता और कश्मीर का चूरन इतना बेची है पीटीआई ने कि हर जगह कश्मीर नजर आ रहा है। नहीं, कश्मीर तो हमारे दिलों के ऊपर लिखा है ना, कश्मीर तो हमारे दिलों पे। आप उसको तो वो तो हमारी शारक है और ये कायद आज़म कह के गए। हम करतारपुर देते रहेंगे लेकिन वो हमारी शारक है। हम सिद्धू के सामने जो है वो अपनी जो है वो दस्तार अल्लाह माफ करे रखते रहेंगे, लेकिन कश्मीर हमारी शारक है। जी जी, आप मुत्तहदा पे आइए। अब आप ए से एफ पे आ गए खुद ही, फिर मुझे कहते हैं मेरा जवाब आप नहीं देती हैं। हाँ अच्छा, अब मुत्तहदा पे आप वापस आ जाए। करतारपुर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिक है। हम माइनॉरिटीज को रिस्पेक्ट करते हैं और रिलीजियस साइट्स में उनको फैसिलिटेट करते हैं। सही इंडिया की तरह नहीं उनको इनकी जिंदगियों को खतरे में डाला है। हाँ जी, मुत्तहदा पे आप आ जाएं। देखिए, ये पीपल्स पार्टी को सही पता है कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, ना कराची में ना हैदराबाद में। जहाँ पे ये मुत्तहदा है वो हम ये कहते हैं कि हम ना इनको फंड्स देंगे। इन्होंने बल्दियाती जो हुकूमत है उसको एक धेले का फंड नहीं दिया। सारी उनके ऊपर बना के अथॉरिटीज जो है उन्होंने सारी पावर उनसे ले ली है और इस वक्त कराची जो है लावारिस हो गया है। तो इस मुत्तहदा को पता है कि अगर किसी ने उनकी मदद करनी है तो वो आपस की बात है। एक बात आपको बताता चलूं, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए हमारी जो मंसूबे हैं आपको मैं बताता चलूं, आपने जो जुमला कहा है ना, आपने जो जुमला कहा है कि कराची इस वक्त प्रैक्टिकली लावारिस हो चुका, कितने मज़े की बात है कि पीटीआई के 14 ठेकेदार जो हैं वो इसी शहर से मुंतखब हुए हैं। कितने मज़े की बात है कि अली जैदी, इमरान खान साहब की आंख का तारा, नैन तारा जिसको कहते हैं, जान से प्यारा, वो इसी शहर का है। कितने मज़े की बात है वो जो हैं वो हवाई फायर फैसल वावडा, वो भी इसी शहर से हैं। कितने मज़े की बात है कि वो असद उमर साहब जो एक वजारत में परफॉर्म नहीं कर सके तो उनको धकेल करके बाहर कर दिया गया और उसके बाद फिर किसी की फरमाइश पे चूम चाट करके उनको दोबारा ला करके हमारे सरों में मुसल्लत कर दिया गया, वो भी इसी शहर के हैं। कितने मज़े की बात है कि वो जो 1 फुट पानी में हलीम आदिल शेख के साथ नैया लेकर के कूद गए थे, वो एक नाकाम MNA जो कल तक कराची की सड़कों पर, अब आप समझ सकती हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी इन्वर्टेड कॉमास में शरीफ आदमी की तरह पेट्रोल पंप बंद कराते फिर रहे थे। कोई गाड़ी नहीं चलेगी। यूट्यूब पे देखिएगा, मैं आप समझ जाएंगी मैं इस वक्त के मौजूदा सदर की बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी कराची लावारिस है, तो वाकई फिर कराची वालों का बेड़ा पार ही है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मेरे साथ आजिज धामरा साहब मौजूद है, वरना नाराज हो जाएंगे। फिर मैं आप तक आता हूँ। आजिज धामरा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं आपकी तरफ आता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। लेकिन कराची ने मैंडेट दिया है, पीटीआई को 14 सीटें दी हैं क्योंकि उनको पता है। नहीं, वो तो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि कराची ने आपको मैंडेट दिया है, लेकिन साथ साथ मैं आवाम को ये भी बता रहा हूं कि उसके अगेंस्ट में पीटीआई के पास आवाम को झांसा देने के अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ब्रेक पर पांव लगाइएगा। आजिज धामरा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? देखेंगे फरवरी में 4 मेजर प्रोजेक्ट्स वफाक पूरा कर रहे हैं। ये जो 800 अरब इनको NFC अवार्ड्स के मिलते हैं, सिंध गवर्नमेंट को इनको बोले बंद करें ना फेक अकाउंट्स में बाहर भेजना, बंद करें ना मनी लॉन्ड्रिंग, फिर पैसा लगेगा कराची जो है धर्म भरम हो जाएगी। कराची की इसका मतलब है कि अब इस हुकूमत की ये वक़्त रह गई है कि वो लोगों की ठूड़ी पर हाथ लगा के कहेगी अल्लाह के वास्ते चोरी करना बंद कर दो। इसका मतलब है कि इस हुकूमत की वक़्त इतनी रह गई है कि अब आप चोरों से मिन्नतें उतरले करेंगे। अगर आपकी बात को मैं सही मान लूं, मैडम कोई खुदा का खौफ करें यार, थोड़ा सा तवक्कुफ करें। आजिज धामरा साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी, मैं आपको सुन रहा हूं। आजिज धामरा साहब, हुजूर वाला, आओ सहेली छमछम खेले। ये मुत्तहदा की तरफ जो हो रहा है, ये कौन जीतेगा? मुत्तहदा किसके पलड़े में अपना वोट डालेगी और किस मतलब आप समझ रहे होंगे किस खिदमात के एवज? नूरुल आरफीन साहब, पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जो लफाजी हुकूमत है
उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एक बयान से, अब मेरी बहन की आप आवाज सुन रहे थे, कितनी परेशानी है। प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरी पीटीआई के अंदर खलबली मची हुई है और उन्होंने जल्दबाजी के अंदर कहा है कि हम 4 प्रोजेक्ट जो हैं वो फरवरी में, बल्कि मेरी बहन ने तो कहा है कि हम करेंगे। असद उमर ने कहा है कि हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काम शुरू है। तो भाई जब काम शुरू है तो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कहाँ पे है? ये सारी लफाजी है। और दूसरी बात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो बात कही थी, बहन ऐसे ना करें, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आजिज हमरा को सुन लीजिए पहले। बहन ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। आप हुकूमत में हैं, जरा थोड़ा बर्दाश्त से काम करें। अच्छा, दूसरी बात के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बयान, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कर लें, अभी मैं उसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर सब बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। आजिज धामरा साहब ऑडियो बीपर पे हैं। मेरी बहन से कहें जरा अपने कराची के जो नाराज अराकीन हैं उनसे पूछें कि वो क्यों नाराज हैं अपनी पार्टी के इनके वजीरों से जो कराची से ताल्लुक रखते हैं। छोड़ दें ये बात, आप जवाब नहीं दे सकेंगी अगर मैंने बात की तो उज़मा साहिबा। और दूसरी बात देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बयान जो दिया था, ये बिलावल हाउस में कोई स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दिया था। ये तकरीब थी कोरंगी के अंदर, नूरुल आरफीन साहब वहां पर 2.25 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था, उन्होंने इफ्तिताह किया था। और ये कोरंगी वो डिस्ट्रिक्ट है जहां से पीपल्स पार्टी के ना कोई एमएनए है मुंतखब, ना कोई एमपी है, और पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक भी यूनियन कमेटी का चेयरमैन नहीं है। बावजूद उस बात के उस इलाके को वहां पर इनॉग्रेट कर रहे थे और वहां पर मेयर कराची भी मौजूद थे। मेयर कराची ने अपनी तकरीर में वफाकी हुकूमत के खिलाफ रोना शुरू कर दिया कि कराची को कुछ नहीं मिल रहा। हालांकि उन्होंने ये बात तस्लीम की कि सूबाई गवर्नमेंट जो है 1 महीने के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने अरबों रुपए के ये 11 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और जो ग्राउंड पे मौजूद थे, ऐसे नहीं कि उन्होंने पत्थर रखा, जो ग्राउंड पे मौजूद थे। उसके जवाब में चेयरमैन साहब ने उनको कहा कि जब आप ये फील कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट आपका कोई पुरसाने हाल नहीं, आपको फंड नहीं दे रही कराची के आवाम के लिए, तो सिंध गवर्नमेंट तो ऑलरेडी काम कर रही है, फिर आए मिलके हमारे साथ कायम करें। और दूसरी बात देखें, फिगर को अगर आप चेक करेंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 14 अराकीन हैं सिंध असेंबली में, पीपुल्स पार्टी के हैं 99 अराकीन। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये सोचा जाए कि कौन सी हुकूमत, सूबाई या फेडरल, बैसाखी पे खड़ी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे। और सबसे बड़ी तकलीफ बिलावल भुट्टो साहब के इस बयान से किसको हो रही है, उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि किसको तकलीफ हो रही है कि मुत्तहिदा नाराज ना हो जाए। और आखिरी बात नूरुल आरफी साहब, आखिरी बात, अभी ये जो जल्दबाजी हो रही है कि फरवरी में फेडरल गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होगा, हम तो इंतजार में थे, हम तो तरस गए थे कि सिंध में कोई वफाकी प्रोजेक्ट लगे। अगर ये लगेंगे तो उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस स्टेटमेंट को जाएगा कि इन्होंने स्टेटमेंट करके सोई हुई फेडरल गवर्नमेंट को पानी लगा के उठा दिया है, खौफ में मुब्तला कर दिया है कि अगर आपने कराची को नहीं किया तो ये बैसाखी आपकी चली जाएगी। अब ये जाने और मुत्तहिदा जाने, हमें मुत्तहिदा के आने से हुकूमत मजबूत करने का कोई शौक नहीं है, वैसे ही मजबूत है। जो बैसाखी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है और कराची के अवाम अगर याद आए हैं दोनों को तो वो उस स्टेटमेंट से आए हैं, इसलिए ये क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ही जा रहा है। दुरुस्त है हुजूर वाला। राना अरशद साहब के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक पड़ेगा, उसके बाद फिर राना अरशद साहब का मुंह देखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। राना अरशद साहब, सर ये क्या हुआ? ये मैं बात कर रहा था MQM की, ये देखिए क्या खबर मेरे सामने आ गई है। MQM के साबिक रुकन असम्बली को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। तफसीलात के मुताबिक नसीराबाद बस स्टॉप के करीब ATM से रकम निकलने वाले MQM के साबिक रुकन असम्बली से 2 मुसल्लह मुलजिमान इतने रुपए और नकदी और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। हुजूर, ये तो कुएं की मिट्टी कुएं में लग गई, क्या कहेंगे? MQM का जिक्र निकला और ये खबर आ गई। मेरा ख्याल है नूरुल आरफीन साहब के जो कराची शहर को मियां नवाशी साहब की क़यादत में हमने सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर पुरअमन शहर बनाया था, जो बानी पाकिस्तान का शहर है, आपका शहर है, जो 2014, 15, 16, 18 में एफर्ट हुई थी। अब इस हुकूमत के आते हुए क्योंकि
आज आपके इस्लामाबाद प्रेसिडेंसी में जो बैठे हुए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो वहाँ पर उस वक्त रोड ब्लॉक किया करते थे, वो पीटीवी पर हमले किया करते थे, वो पार्लियामेंट पर हमले करते थे। और फिर वहाँ के गवर्नर साहब, मैं समझता हूँ कि कैबिनेट, वफाकी कैबिनेट के जो मेंबर हैं, जो कहते थे कि हम कराची की सफाई भी करेंगे। ग्रीनलैंड फेडरल गवर्नमेंट का मनसूबा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनॉग्रेट किया था, और उसके लिए इस बजट में 10 अरब रुपए दरकार थे, लेकिन इस हुकूमत ने मेरे भाई 2.5 अरब रखे हैं। और एमक्यूएम के जो नुमाइंदगान हैं, मेयर साहब खुद फरमा रहे थे कि हमारे साथ जो वादे किए थे फेडरल गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने, उन पर अमल नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि मकबूल खालिद साहब हैं, वो फेडरल कैबिनेट के मेंबर ज़रूर हैं, लेकिन बिल्कुल ये मैंडेट पीटीआई जो कहती है कि हमें मिला है, नहीं। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, यहाँ पर 1.5, 2 लाख वोट मिलते थे एमएनएस एमपीएस को। अब क्या हुआ? 40,000, 50,000, 60,000 से किसी ने क्रॉस ही नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपको नहीं पता वो कैसे मिलते थे? मैं समझता हूं आज वो हालात नहीं है। इमरान खान साहब को चाहिए कि जो कंटेनर पर वादे किए और उसके बाद जो हुकूमत में आकर वादे किए उन पर अमल दरामद करवाएं। आज भी सरकारी ऑफिसर्स को लेक्चर दे रहे थे। सर थोड़ा सा इमरान खान साहब, आपको पता नहीं क्या खान साहब से अल्लाह वास्ते का बैर है, आप उनकी लेक्चररशिप के पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि अच्छी खासी उनकी नौकरी चल रही है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मोहतरमा उज़मा, ये मुझे बताइए, ये अजीब खबर आ गई। लेजेंड अदाकार देव आनंद ने मुझे फिल्म में काम करने की पेशकश की थी, ये कहना है मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म का। ये फुटेज वायरल हुई भी है। कितना अच्छा होता ना, ये फिल्म बन ही जाती है एक दफ़ा, खान साहब फिल्मी दुनिया में दाखिल होकर के तिया पाचा कर ही देते। मतलब वहाँ पे भी तो बड़के ही मारनी होती हैं। क्या कहेंगी आप? हम लोग भी सेफ होते, फिल्म इंडस्ट्री का भी बुरा हो चुका होता, पाकिस्तान भी चल ही रहा होता किसी ना किसी तरह जैसे चल ही रहा था। ये तो बड़े मामलात हो गए। चले जी, मुझे पता है आपको बड़ा दुख है कि देवानंद ने आपको क्यों नहीं ऑफर किया। प्राइम मिनिस्टर जो है ना आपके, पूरी दुनिया में सबसे मेरे ख्याल में खुश शक्ल प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के हैं। मैं जरा राना अरशद को प्लीज जरा ये बता दें, मैडम, जरा राना अरशद को बता दें, ये कोई मेरिट है? बढ़के मारे, ये कोई मेरिट है? ये सनसेट क्लॉज था, ये फौज और रेंजर्स की वजह से क्या करना आया कराची में। मैं कोई रिश्ते कराने वाली मरियम आया तो नहीं हूँ, इनके जो मैं एल्बम लेकर के खान साहब के पीछे जा रहा हूँ। मतलब खुदा का खौफ करे, उनकी स्मार्टनेस, उनकी, मैं कोई इमरान खान ब्यूटी क्रीम का कोई इश्तिहार थोड़ी करवाना है मुझे उनसे। मुझे उनकी इंटेलेक्ट से काम है, मुझे उनकी विजडम से काम है। वो इंटेलेक्ट, वो विजडम जो मुझे अब तक अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रहा। आप उनकी विजडम के मुतालिक सवाल करें ना, फिर आप इस तरह का फजूल सवाल ही मुझसे क्यों कर रहे हैं कि देवानंद ने उनको ये कहा तो फलाने ने ये कहा। आप सवाल उनकी विजडम के मुतालिक करें। जब आप सवाल ही जो सवाल होगा तो जवाब तो फिर वैसा ही आएगा ना। अच्छा, दूसरे ये मैं जरा दमारा साहब को बताना चाहती हूँ कि ये 8वीं तरमीम के बाद लोकल 8वीं तरमीम जी 8वीं तरमीम के बाद लोकल गवर्नमेंट को 30% फंड हमने अपने एडीपी से, हमने केपी में भी दिए और 30% हमने फंड मुख्तस किए पंजाब में। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। धामरा साहब मौजूद नहीं है, एक थोड़ा सा एक कोटेशन मुझे आपकी खिदमत में लाजमी पेश करनी है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम। तकबीर मुसलसल खुर्शीद नदीम साहब अपने आर्टिकल नालायक कौन में लिखते हैं, हुकूमत तो खैर थी ही, ऐसी नालायक अपोजिशन भी हमारी तारीख में कभी देखने में नहीं आई। अवाम मुस्तरिब है, मगर इसमें सब कुछ के बावजूद अपोजिशन अवामी जज्बात को जुबान न दे सकी। एहतसाब का निज़ाम भी अपोजिशन का मुंह चिढ़ा रहा है। शरीफ खानदान और जरदारी साहब को अमली सियासत से देश निकाला दे दिया गया। अब अगर एहतसाब का कानून बदल भी जाए तो उनके किस काम का। हुकूमती गैर संजीदगी का यह आलम है कि उसकी आबरू एक लड़की के टिकटॉक की मार है। वुज़रा जो खान साहब का ज़ाती इंतखाब हैं, हुकूमत और पार्टी के लिए जगहसाई का बायस बन रहे हैं। मुल्क आज एक मुश्किल मुकाम पर खड़ा है। जिसने हुकूमत से उम्मीदें बांधी उसे मायूसी हुई, और जिसने अपोजिशन से लौ लगाई उसको भी कुछ न मिला। सवाल यह है कि पाकिस्तान के अवाम अब किसकी तरफ देखें। आज कौम का लीडर कौन है, लायक कौन है और नालायक कौन। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल्लाह हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।